नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पांडे आपका अपने YouTube चैनल PCS मार्गदर्शक पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम आपको प्रॉमिस किए हैं कि हम आपको सन 2000 से लेकर के सन 2023 के बीच में जितने भी ARO, PCS जो मतलब यूपी PCS RO और हाई कोर्ट RO ARO के जितने भी क्वेश्चंस अब तक आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स के, उन सारे क्वेश्चंस का आपको सॉल्व किया जाएगा। कल हमने पहला पार्ट कराया उसका, आज हम सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। आज हमने पीपीटी में कुछ नया इनोवेशन किया, जैसा कि पीपीटी में हमने आज आपके लिए व्याख्या भी ऐड किया, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आइए हम सीधे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और यह एकदम अंतिम प्रहार के तौर पर आपके लिए होगा। तो यह सेकंड पार्ट है जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधे आपको देखने को मिलेगा। ऐसा देखिए, हमने इंडिया का मैप भी आपके लिए लगवाया है। आइए सीधे क्वेश्चन पहुँचते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? तो बताएं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए सराय नाहर राय से पाए हुए हैं, बी महदहा से पाए हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी लेखिया से पाए हुए हैं, ऑप्शन नंबर डी चौपानी मांडो से पाए हुए हैं। तो बताइए दोस्तों, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आंसर ए और बी, सराय नाहर राय से भी पाए हैं और महदहा से भी पाए हैं। तो जब भी अगर आपको ऑप्शन में इस तरह के क्वेश्चंस दिखें तो या तो सराय नाहर राय पे या महदहा, अगर दोनों हैं तो ए और बी दोनों सही होंगे, और अगर सिंगल में कोई मिलता है तो एक को प्रेफरेंस दीजिए, सराय नाहर राय को। आइए, जैसा कि हम आपको व्याख्या में बताते हैं कि यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है चीज़ें। देखिए, इसे लिखा है मध्य पाषाणकालीन स्थल महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी आर शर्मा ने महदहा से 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया। जो महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले क्षेत्र का है, वहाँ पे 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। एक झील क्षेत्र, दूसरा बूचड़खाना संकुल क्षेत्र, तीसरा कब्रिस्तान निवास। अर्थात कहा जाए महदहा को उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। वहीं डॉक्टर जय नारायण पांडे का क्या कहना है? देखिए, डॉक्टर जय नारायण पांडे का नाम है। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सराय नाहर राय, दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने को उल्लेख है। विकल्प में इन तीनों स्थलों पर रहने पर भी इन्हें हड्डी के उपकरण के प्राप्त रूप में चयनित किया गया है। तो देखिए, ये तीनों विकल्प यहाँ पे थे, सराय नाहर राय, महदहा, इन दोनों जगह से हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। तो आयोग ने इस क्वेश्चन को हटा दिया था। वैसे अगर आपको ऑप्शंस में अगर ये दोनों आए तो आप सबसे पहले बी को प्रेफरेंस देंगे, अर्थात महदहा को प्रेफरेंस देंगे, और अगर महदहा नहीं है तो आप सराय नाहर राय को प्रेफरेंस देंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार जो समुद्र मंथन होता है, समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 कालिया, ऑप्शन नंबर बी वासुकी, ऑप्शन नंबर सी पुष्कर, ऑप्शन नंबर डी शेषनाग। इनमें से किसने रस्सी के रूप में समुद्र मंथन में अपने आप को प्रस्तुत किया था? किस सर्प ने? तो बताएं दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? लगातार आप सभी पार्टिसिपेशन बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं, संख्या बल लगातार बढ़ाते रहें। आइए, तो इसका आंसर होगा आंसर बी, अर्थात इसका सही आंसर होगा वासुकी। तो आइए हम व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथनी के रूप में मद्रांचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्प राजा वासुकी का प्रयोग किया जाता है। तो जो मथनी बीच में जो बनता है वो उसके लिए मद्रांचल पर्वत आता है, और रस्सी के तौर पर जो यूज़ होता है वो वासुकी सर्प होता है उसका। इसमें जो विष्णु जो हैं, भगवान विष्णु ने कूर्मावतार धारण करके मद्रांचल पर्वत को अपने ऊपर रख लिया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं।
ऋग्वेद सॉरी दोस्तों, वैदिक कर्मकांड में होता शब्द, वैदिक कर्मकांड में होता शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कौन शब्द दोस्तों? होता शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऋग्वेद से संबंधित होता शब्द, यजुर्वेद से संबंधित है कि सामवेद से संबंधित है कि डी अथर्ववेद से संबंधित है? तो बताएं दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? वैदिक कर्मकांड में होता शब्द का संबंध किससे संबंधित है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? तो सही आंसर इसका दोस्तों ए होगा, अर्थात ऋग्वेद के लिए। तो जो ऋग्वेद का मंत्रोच्चारण करते थे उनको होता कहा जाता था। आइए देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएँ हैं। ऐतरेय और कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं दोस्तों? ऐतरेय और कौशिकी हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता है, ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। इसके द्वितीय मंडल से, इसके द्वितीय और 7वां मंडल, यही सबसे प्राचीन मंडल, द्वितीय ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल है और प्रथम और 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल है। अगर पूछा जाए ऋग्वेद सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? सेकंड मंडल और 7वां मंडल। और सबसे नया मंडल कौन सा है? पहला और 10वां मंडल। और टोटल 10 मंडल हैं ऋग्वेद के। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? बताइए, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात व लद्दाख। ऑप्शन नंबर सी पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो बताएं दोस्तों, सही आंसर क्या होगा? तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा आंसर बी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात व लद्दाख क्षेत्र जो है ये पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो आइए हम यहाँ के पूरे घटनाक्रम को देखते हैं, इसमें हमने क्या क्या लिखा है, व्याख्या में क्या क्या चीज़ें। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका, ये भारत के निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन है दोस्तों? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती, कितनी है? 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर है। किसकी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत की? बांग्लादेश के साथ है। तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान, कितना है? 166 किलोमीटर दोस्तों। पड़ोसी देशों की सीमाओं को स्पर्श करने वाले राज्य इस प्रकार है। आइए राज्यों का क्रम देखते हैं क्या क्या है। तो पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन? जम्मू कश्मीर, लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019 से जब लद्दाख को बनाया गया तो अब लद्दाख भी पाकिस्तान की सीमा से लगता है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये 5 राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं। वहीं अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? लद्दाख, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से। तो 31 अक्टूबर 2019 से पहले लद्दाख की सीमा नहीं लगती थी अफगानिस्तान से, तब जम्मू कश्मीर की सीमा लगती थी। अब 31 अक्टूबर 2019 के बाद से लद्दाख की सीमा अफगानिस्तान से लगती है, ना कि जम्मू कश्मीर की। अब क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन 3 में, चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश। अब देखो चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले कौन कौन से हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो 5 पाकिस्तान से हैं, 5 ही चीन से हैं। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले कौन कौन से हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। तो देखिए त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और मिजोरम 5 राज्य बांग्लादेश से भी सीमा साझा करते हैं।
और म्यांमार सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर व मिजोरम 4 राज्य हैं। तो म्यांमार से सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 4 राज्य हैं। वहीं नेपाल को देखते हैं हम क्या है। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो देखिए दोस्तों, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो दोस्तों हमने मैप भी लगा दिया, तो आपको एक बार मैप भी दिखा देते हैं। तो एक बार मैप में आप देख लें कि कैसा क्या रहा है, इसीलिए हमने मैप ऐड करवाया आपके। देखिए, तो जैसा कि हमने बताया था आपको कि ये है अफ़गानिस्तान की सीमा, जो कि लद्दाख से लगती है। पहले जम्मू कश्मीर से भी लगती थी। अब देखिए पाकिस्तान से लगने वाली सीमा कौन कौन सी है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 5 हो गए जो कि पाकिस्तान से लगते हैं। वहीं नेपाल से लगने वाले राज्य कौन कौन से देखिए? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। भूटान से लगने वाले देश कौन कौन से देखिए दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश है, असम है, सिक्किम है और पश्चिम बंगाल है। तो 4 राज्य कौन कौन से हैं जो भूटान से लगते हैं? सिक्किम दोस्तों, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम है। आइए इसी प्रकार हम बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले राज्यों को देख लेते हैं एक बार। तो बांग्लादेश से लगता है पश्चिम बंगाल लगता है आपका, असम लगता है, मेघालय लगता है, आपका त्रिपुरा लगता है और आपका मिज़ोरम भी लगता है दोस्तों। आइए इसी प्रकार हम म्यांमार से लगने वाले देशों को देख लें कि म्यांमार से किन किन देशों की सीमाएं, मतलब किन किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं। तो आपका ये अरुणाचल प्रदेश लगता है, नागालैंड लगता है, मणिपुर लगता है और मिज़ोरम लगता है। तो दोस्तों म्यांमार की सीमा त्रिपुरा से नहीं लगती, तो कई बार क्वेश्चन में त्रिपुरा आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने सारे आपको बता दिए हैं। अब चीन से लगने वाले देश कौन कौन से जो चीन से लगेंगे? तो चीन से लगेगा आपका लद्दाख लगेगा आपका, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे राज्य आपके चीन से लगेंगे। आइए दोस्तों हम अपना घटनाक्रम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं क्वेश्चन अब क्या क्या है आगे। तो इसीलिए हमने मैप में आपको सारे लोकेशंस भी दिखा दी जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो इसका आंसर होगा आंसर बी। आंसर बी होगा कि पाकिस्तान सीमा साझा करने वाले पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात तथा लद्दाख क्षेत्र हैं। आइए हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिला में स्थित है। त्रिशूल शिखर जो त्रिशूल शिखर को लेकर के 2 कथन दिए हैं, क्या वो दोनों कथन सही हैं या गलत है, इसके बारे में बताना है आपको। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है और यह चोटी 7500 मीटर से अधिक ऊंची है। तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 ना ही 2। तो दोस्तों लगातार पार्टिसिपेशन करते रहें, संख्या बल बढ़ाते रहें, आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे तभी हम लगातार आपके लिए नए नए क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए खोज के लाते रहेंगे। साथ ही हम एक टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए लॉन्च करेंगे जल्दी ही, जिसमें हम बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी लेके आपके लिए लेके आएंगे। आप हमारे सब्सक्रिप्शंस को लगातार बढ़ाते रहें, लोगों तक हमारे चैनल को शेयर करते रहें। तो देखते आइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा आंसर ए, अर्थात यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में तो स्थित है पर यह 7500 मीटर से अधिक ऊंचा है। ये सेकंड ऑप्शन गलत है, अर्थात ए सही है, सेकंड गलत है। आइए देखते हैं ऐसा क्यों है दोस्तों। त्रिशूल शिखर 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है। जैसे कि भगवान के त्रिशूल में देखेंगे आपको ऐसे और ऐसे 3 चीज़ दिखते हैं, तो ऐसे ही समझिए 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है जिसकी सबसे ऊंची चोटी त्रिशूल 1 की ऊंचाई 7120 मीटर है और यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। यह समूह भगवान शिव के
त्रिशूल के समान प्रतीत होता है। देखिए मैं आपको पहले बताया, जैसे भगवान शिव का त्रिशूल उसी प्रकार से यह दिखता भी है, त्रिशूल पर्वत, इसीलिए इसका नाम त्रिशूल पर्वत है, जो कि उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो त्रिशूल वन है, इसकी ऊंचाई 7120 मीटर है। तो यहाँ दोस्तों क्या लिखा था, 7500 मीटर अधिक ऊंचाई, जो कि गलत है। तो 7120 मीटर ऊंचाई होगी त्रिशूल की सबसे ऊंची, जो कि त्रिशूल वन की है। इसी पर त्रिशूल सेकंड होगा, त्रिशूल थर्ड होगा। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? जो डूरंड लाइन है यह किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान के साथ, वर्मा के साथ, नेपाल के साथ या तिब्बत के साथ? तो बताएं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान के साथ, ऑप्शन नंबर वर्मा के साथ, ऑप्शन नंबर सी नेपाल के साथ, ऑप्शन नंबर डी तिब्बत के साथ। किसके साथ डूरंड रेखा भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा आंसर ए, अर्थात अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करती, अफगानिस्तान के साथ डूरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के मध्य में है। अर्थात कहा जाए भारत अफगानिस्तान नहीं, अब यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है डूरंड लाइन। आइए देखिए पढ़ते हैं यहाँ पे। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेडक्लिफ द्वारा होता है। जो रेडक्लिफ रेखा है उसके द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण किया जाता है। देखिए दोस्तों, हम सिर्फ यहाँ क्वेश्चन का आंसर ही आपको नहीं बता रहे, साथ ही साथ क्वेश्चन में व्याख्या में आपको और भी बहुत सारे चीज़ें बता रहे हैं, जिससे आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें डायरेक्टली आपके एग्जाम में आपको क्लिक करेगी और आप बहुत सारे क्वेश्चन इस PYQ के माध्यम से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो डूरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य, मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के मध्य, वहीं मैग्नीनॉट रेखा एक है, मैग्नीनॉट रेखा है वह फ्रांस और जर्मनी के मध्य। अगर पूछे जाए फ्रांस और जर्मनी के मध्य कौन सी रेखा है तो मैग्नीनॉट है। वहीं मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य, डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के मध्य है और रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के जिसमें दिए भारत से संबंधित ऐसे कौन सा कथन है जो इन चारों में से एक गलत है? तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, इसकी भूमि सीमा विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर, तो भारत की जो भूमि जो सीमा है उसका विस्तार 15,200 किलोमीटर है और सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो बताएं दोस्तों सही आंसर क्या होगा? आंसर ए, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? बताइए इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो जैसे आप सभी को पता है भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये तो सही बात है। वर्तमान क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, क्योंकि भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे नहीं, विश्व का पहला सबसे बड़ा देश हो गया है, जिसमें हमने चीन को पछाड़ दिया। और भारत की भूमि की जो सीमा का विस्तार है वो 15,120 किलोमीटर के आसपास है। और जो सूर्योदय होता है भारत में सर्वप्रथम, वह सूर्योदय मिजोरम में नहीं होता है, भारत में सूर्योदय सर्वप्रथम अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए व्याख्या में देखते हैं क्या लिखा हुआ है दोस्तों। देखिए बताया था ना डी आंसर सही होगा, करके डी लिखा है। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। देखिए वहाँ पे मिजोरम लिखा था, अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा राष्ट्र है, अब ये पहला हो चुका है। इसकी भूमि सीमा का जो विस्तार है 15,200 किलोमीटर है, अर्थात 15,106.7 किलोमीटर है, जो एग्जैक्ट है लगभग। तो दोस्तों ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी था। आइए देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब एक सुमेलित नहीं बाकी सभी सुमेलित है। अब बताइए कुछ दर्रे हैं और उनके राज्यों के नाम हैं कि कौन सा दर्रा किस राज्य में, आपको इसी का क्रम बताना है। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, पालगढ़ दर्रा केरल में। तो बताइए दोस्तों कौन सा एक सुमेलित नहीं है इसमें से? लगातार संख्या बल बढ़ाते रहें आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारा भी मनोबल लगा रहे, आपके साथ मनोबल बढ़ा रहे, ताकि हम आपके लिए नए नए क्वेश्चंस मेहनत करके लाएं, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है एक PPT बनाने में दोस्तों। आइए तो इसका सही आंसर होगा आंसर ए, अर्थात आंसर ए नाथुला दर्रा सिक्किम में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। आइए देखते हैं, यहाँ पे सबका क्रम दिया हुआ है।
तो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, रोहतांग दर्रा हिमाचल में और पालघाट दर्रा केरल में है दोस्तों। सारे दर्रे याद कर लीजिए, कई बार ये दर्रे पूछे गए हैं और हम बहुत ही जल्द 2-3 दिन में आपके लिए रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस अब तक किस किस तरह के क्वेश्चंस आरओ ने पूछा है, आरओ हाई कोर्ट ने और यूपी पीसीएस आरओ ने। तो हम उस सारे टॉपिक्स को भी आपको बताएंगे, जो समथिंग 100 के आसपास टॉपिक्स होंगे जहाँ से लगातार यूपी आरओ ने क्वेश्चन पूछा है आपके लिए। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? विंध्य, ऑप्शन नंबर ए विंध्य है, ऑप्शन नंबर बी अरावली है, ऑप्शन नंबर सी शिवालिक है या ऑप्शन नंबर डी अन्नामलाई है। तो बताइए सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? विंध्य श्रेणी है, अरावली है, शिवालिक है या अन्नामलाई है? बताएं दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी जो है वह शिवालिक है। शिवालिक जो है देखिए वलित पर्वत का एक उदाहरण, वलित पर्वत का एक भाग है। तो शिवालिक जो देखिए 3 हिमालय का क्रम है ऐसे करके। तो शिवालिक ये वाला है, ये मध्य हिमालय या हिमालय मेन। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए अन्नामुदी, ऑप्शन नंबर बी दो बेटा, ऑप्शन नंबर सी अमरकंटक, ऑप्शन नंबर डी महेंद्रगिरी। तो बताएं दोस्तों सही आंसर क्या है? क्या ऑप्शन नंबर ए सही है या बी सही है या सी सही है या डी सही है दोस्तों? तो आइए जैसे इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए अन्नामुदी दक्षिण भारत सबसे ऊंची चोटी है। आइए व्याख्या देखते हैं क्या है। तो अन्नामुदी या अन्नामुड़ी या अन्नामुड़ाई, जो कई नामों से इनको जानते हैं। तो अन्नामुदी दक्षिण भारत सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है तथा यह केरल में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का एक भाग है। तो अगर पूछा जाए अन्नामुदी किस राज्य में स्थित है तो केरल में। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी मतलब इसकी सबसे यह मतलब कि इसकी ऊंचाई 2695 मीटर अन्नामुदी की, और यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का एक भाग है। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? दोस्तों किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑप्शन नंबर ए आइंस्टीन ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी CR एटली ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी वेस्टिन चर्चिल ने किया था, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। तो बताएं दोस्तों सही आंसर क्या होगा? ऑस्टिन होगा या ऑप्शन नंबर बी CR एटली होगा, ऑप्शन नंबर सी वेस्टिन चर्चिल होगा या ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड माउंटबेटन होगा? बताएं दोस्तों सही आंसर क्या होगा? जिसका सही आंसर दोस्तों आंसर नंबर ए होगा। आइए आंसर ऑप्शन देखिए, आप देखते हैं व्याख्या में क्या लिखा है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, यह शब्द आइंस्टीन ने कहा था। यह वक्तव्य ब्रिटिश विधिशास्त्री जी आइंस्टीन ने कहा था। तो ब्रिटिश विधिशास्त्री थे, मतलब एक कानूनी विधिवेत्ता थे। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। अगर आपसे पूछा जाए द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसकी पुस्तक है तो जी आइंस्टीन की पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर डी भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो बताएं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा या ऑप्शन नंबर सी सही होगा या ऑप्शन नंबर डी सही होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935। ऐसा कि देखिए यहाँ लिखा है ऑप्शन में व्याख्या में, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना के रूप में भारत में संघीय शासन व्यवस्था प्रस्तुत की गई थी, परंतु यह पारित नहीं हो पाई थी। अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था हमने एक्सेप्ट नहीं किया था, पर यह प्रस्तुत किया गया था। आइए दोस्तों, जिस एग्ज़ाम प्रिपरेशन आप लगातार कर रहे हो तो उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन।
सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में ही होनी थी। ऑप्शन नंबर 2, भारत सिविल सेवा में 1941 में भारतवासियों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 ना ही 2। तो बताएं दोस्तों सही आंसर क्या होगा? सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? बताएं दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, 1 और 2 दोनों सही। अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो कि भारत में ही होनी थी। और भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतवासियों का जो प्रतिशत था वो यूरोप वासियों से अधिक था। आइए दोस्तों यहाँ पे पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सारी चीज़ें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से होता है। तो भारत में जो आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा आप देख रहे हैं, यह प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ है भारत में, तथा 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित होने लगी थी। पहले लंदन में ही होती थी 1855 से। भारतवासियों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रहती थी। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 से आईसीएस की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई। तो भारत में जो आईसीएस की परीक्षा प्रारंभ हुई थी 1922 से, किस अधिनियम के तहत हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। पहले इलाहाबाद तथा बाद में दिल्ली में, होती थी। 1930 के दशक आते आते यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई और इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतवासियों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो जाता है। तो देखा दोस्तों, 1941 तक जो हम लगातार संघर्ष कर रहे थे भारत की आज़ादी के लिए, उस दौरान ही हम अपनी संख्या बल लगातार सिविल सेवा में बढ़ाते चले गए। जैसा कि आज जानते हैं, आज भी भारत का सबसे एक प्रतिष्ठित, सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है आईएएस एग्जाम्स को, सिविल सर्विसेज को। तो वही उसी एग्ज़ाम की यहाँ पे जिक्र हुआ है दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन को सेट कर लें। भारत का संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन था? भारत के संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी श्री अय्यर, ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बताएं संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी श्री अय्यर, या ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बताएं दोस्तों सही आंसर क्या होगा इसका? जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका सही आंसर होगा। आइए व्याख्या में देखते हैं क्या लिखा है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की प्रथम बैठक, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वो भी अस्थायी अध्यक्ष था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। वहीं 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। तो संविधान सभा का निर्वाचित अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है निर्विरोध रूप से? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया था। 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक होती है संविधान सभा की, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं, वो भी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं 15 में क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ऑप्शन नंबर बी के एम मुंशी थे, ऑप्शन नंबर सी वी एन राव थे, या ऑप्शन नंबर डी दोस्तों टी टी कृष्णमाचारी थे। तो बताएं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन दिख रहा है। तो ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन नंबर सी बी एन राव,
ऑप्शन नंबर डी टी कृष्णाचारी। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार में ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, बी.एन. राव थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। आइए दोस्तों व्याख्या में देखते हैं क्या लिखा हुआ। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। उनके द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। अर्थात कहा जाए संविधान सभा की जो प्रारूप समिति जो डिसाइड करती है वह किसके प्रारूप को तय करती है, जो ये वी.एन. राव जो संवैधानिक सलाहकार के रूप में ये जो राय देते हैं उसी पर वो काम करती है प्रारूप समिति। उन्हीं को देखती है, उस पर चेक करती है कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। प्रारूप समिति एक ड्राफ्ट कमेटी थी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं क्या है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। संविधान सभा द्वारा कब भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था बताएं दोस्तों। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था कब? 15 अगस्त 1947 को, 30 जून 1948 को, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950 को। तो बताएं दोस्तों सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947 को, 30 जून 1948, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान कब स्वीकृत किया गया था? तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। अपने 11वें अधिवेशन के दौरान संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार किया गया था दोस्तों। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों क्या लिखा है। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा एक स्वीकृत किया जाता है। तो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया जाता है, जबकि 11वां अधिवेशन रहता है वो संविधान सभा का। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन सी डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर थे, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तो बताएं दोस्तों सही आंसर क्या होगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर तथा ऑप्शन नंबर डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। संविधान सभा ने संघ संविधान समिति सहित कुल 8 प्रमुख समितियां, मतलब जो संविधान सभा ने जो टोटल संविधान समिति बनाई थी वह टोटल 8 संविधान समितियां बनाई थी, प्रारूप समिति को लेते हुए गठन किया था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर थे। तो प्रारूप समिति के डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर थे। टोटल 8 प्रमुख समितियों का गठन किया गया संविधान सभा द्वारा संघ संविधान समिति को मिलाते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखें दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग होता है। बताएं दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग क्या है? पंजीकरण शुल्क से है, व्यापार कर से है, भूमि राजस्व से है, संघीय एक्साइज ड्यूटी के हिस्से से। तो आपको दोस्तों यह बताना है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसको सबसे बड़ा राजस्व किससे प्राप्त होता है? पंजीकरण शुल्क से प्राप्त होता है, या व्यापार कर से प्राप्त होता है, या भूमि राजस्व से प्राप्त होता है, या संघीय एक्साइज ड्यूटी से प्राप्त होता है। तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आंसर बी व्यापार कर से। व्यापार कर से सबसे ज़्यादा उनको मिलता है। आइए देखते हैं व्यापार कर से कितना मिलता है, क्या स्थिति रही है। प्रश्नकाल में जब यह क्वेश्चन पूछा गया था आयोग द्वारा तब उस समय उत्तर अलग था। तो प्रश्नकाल में उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग व्यापार कर हुआ करता था, ऑप्शन नंबर बी। परंतु वर्तमान में उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार को सर्वाधिक आय राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से, अर्थात कहा जाए राज्य सरकार को वर्तमान में सबसे ज़्यादा अगर राजस्व किसी से प्राप्त होता है तो वह वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जो SGST है वहाँ से प्राप्त होता है तथा मूल्य संवर्धित कर से। कितना मिला है इस बार दोस्तों? 1.5 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है मिलने का सबसे ज़्यादा इनको। कहाँ से मिलेगा? राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर यानी वैट, इन सब से मिलेगा। तो दोस्तों
आज हमने 18 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया था। यह हम मछली धीरे धीरे हम क्वेश्चन की सीरीज़ को बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे आप हमारे चैनल को लोगों तक पहुंचाएंगे, सब्सक्रिप्शंस को बढ़वाते जाएंगे, हम क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ाते जाएंगे। व्याख्या को लगातार हम और इनोवेटिव बनाएंगे और पिक्चराइजेशन ऐड करेंगे जिससे आपको समझ में आए, और ड्राफ्ट ऐड करेंगे, ग्राफ्स ऐड करेंगे जिससे आपको समझ में आए। तो आप हमारे चैनल को लगातार लोगों तक पहुँचाएँ, हमारे चैनल्स को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी क्वेश्चंस, जो भी हम वीडियोस डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। होपफुली उम्मीद करता हूँ कि आपका वीडियो अच्छा लगा होगा आपको मेरा वीडियो। अगर कोई वीडियो में कमी होगी तो आप हमें बताएंगे, हम इस वीडियो में सुधार करेंगे। हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।